हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ को, जिसमें आज हम लोग जुलाई 2019 के सेशन को डिस्कस करेंगे। 2019 जुलाई में जो पेपर हुआ है पेपर 2 विज्ञान के लिए, जिसमें आज हम लोग साइंस पैडागोजी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ में सेट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर के और सेट देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई सेक्शन में भी लिंक आ रहा है, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें शिक्षा फॉर नौकरी को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए सीटेट 2020 प्रिपरेशन एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पैडागोजी, जिसमें हम जुलाई 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पैडागोजी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ द साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सच नहीं है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, साइंस इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, साइंस इज ए स्टैटिक इन नेचर। विज्ञान प्रकृति में स्थिर है। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए बोलता है बी सही है, सी सही है, ए सही है, या फिर डी सही है। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए आप करेक्ट आंसर बताइए कि जो विज्ञान की प्रकृति होती है उस पर निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सच नहीं है। नॉट दिया गया है, इसको हमें ध्यान रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो कहता है साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, भाई बिल्कुल भी ये वैलिड नहीं है। विज्ञान प्रकृति में स्थिर है, विज्ञान स्थिर नहीं है। विज्ञान जो है मूवमेंट में रहता है, वेरिएबल रहता है। स्थिर हो जाएगा तो सारी चीज़ें डायनेमिक इन नेचर, स्थिर नहीं, प्रकृति में स्थिर है। ये कह रहे हैं स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है। ये क्या है हमारा, डायनेमिक होता है नेचर में। विज्ञान जो है स्टैटिक इन नेचर इज इनकरेक्ट है, और डायनेमिक इन नेचर यानी कि गतिशील होता है विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन को हमने चूज किया है, डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डेवलप्ड बाय द साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान द्वारा विकसित है, ये आपको बताना है। ए इक्विटी, बी साइंटिफिक एटीट्यूड, सी साइंटिफिक टेम्पर, या डी स्टैटिक माइंडसेट। बताएं भाई कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बोलता है बी सी या डी, बी बोलता है ए बी सी, सी बोलता है सी एंड डी, और डी कहता है भाई ए एंड डी। निम्न में से कौन सा सही है। अबाउट साइंस यानी कि जो साइंस का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में कौन सा सही ऑप्शन है, ये आपको बताना है। देखिए बी ऑप्शन कहता है ए बी एंड सी। ए बी एंड सी मतलब साइंस में इक्विटी होती है, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सी बोलता है साइंटिफिक स्वभाव होना चाहिए यानी कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। स्टैटिक माइंडसेट, फिर दोबारा से वही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, साइंस जो है स्टैटिक नहीं है। तो आप स्टैटिक माइंडसेट कैसे कर सकते हैं, अपना मनोस्थिर कैसे कर सकते हैं। तो स्टैटिक नहीं होता है, कैसा होता है, डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। तो इसलिए इस ऑप्शन को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो ए बी सी कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, बी में दिए गए हैं, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। द रोल ऑफ साइंस टीचर शुड बी। साइंस टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। पहला बोलता है प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू द लर्नर। बी कहता है गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज। सी कहता है एनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज। डी बोलता है प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर्स। क्या होगा भाई रोल ऑफ साइंस टीचर की, एज ए साइंस अध्यापक अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपकी क्या भूमिका होगी। इन सभी ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो रोल डिफाइन करता है, प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर, शिक्षार्थियों को समृद्ध अनुभव प्रदान करते हैं। जो साइंस के जो टीचर हैं वो अनुभव के आधार पर उनको लर्निंग कराते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है भाई। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ से बच्चों को वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा ही नहीं है कि केवल बुकिश नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, और कोई भी एक्सपीरियंस के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या लाइव एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उसको कनेक्ट करके बच्चे को नहीं बता रहे हैं। तो क्या होगा, बच्चा जो है एक ही चीज़ में कन्फाइंड होकर रह जाएगा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उसको नहीं मिल पाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ट्रू टू द लर्नर, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, ट्रू टू द टीचर, या ट्रू टू द साइंस। बताए कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन ए बोलता है बी एंड सी, ऑप्शन बी बोलता है ए बी एंड सी, ऑप्शन सी बोलता है डी ओनली, या ऑप्शन डी बोलता है ए बी एंड डी।
तीनों के तीनों। तो बताए क्या करेक्ट होगा। एनसीएफ के अकॉर्डिंग बात हो रही है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि गुड साइंस एजुकेशन शुड बी किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। डी क्या स्टेटमेंट बोलता है कि ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। क्या कि जो साइंस होती है वो सीखने वाले के प्रति बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, यानी कि लर्नर्स के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और ट्रू टू द साइंस यानी विज्ञान के प्रति भी आपका सत्य होना चाहिए। क्या रिमेनिंग रह गया, ट्रू टू द टीचर। भाई ये टीचर को हमने फोकस इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये टीचर ओरिएंटेड हो जाएगा। हमें क्या रखना है, चाइल्ड ओरिएंटेड रखनी है, अपनी जितनी भी टीचिंग है चाइल्ड सेंटर्ड रखनी है। इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शंस हमारे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंडक्टिंग ए सर्वे ऑन अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन learners localities, which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective having action verb conducting। सीखने वाले इलाकों में वायु प्रदूषण के स्रोतों के बारे में लोगों की जागरूकता पर एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो इनमें से कौन सा कॉग्निटिव यानी कि कौन सा संज्ञानात्मक जो पक्ष है वो एसोसिएट करेगा ये सेंटेंस दिया गया है इसके साथ। ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा, क्रिएटिंग बेस्ड रहेगा, अप्लाइंग करना, या फिर डी रिमेंबरिंग करना। यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, सीखने वाले इलाके में वायु प्रदूषण है ना, कंडक्टिंग ए सर्वे किया, एक सर्वे किया गया है अवेयरनेस कि जागरूकता फैलाने के लिए एक सर्वे किया गया एक लोकेलिटी में, किस चीज़ के ऊपर, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है हमारी लोकेलिटीज़ में, इसके बेस पर एक सर्वे किया गया है। तो कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस मोस्ट एसोसिएटेड रहेगा अबव लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैविंग वर्ब कंडक्टिंग। यानी कि जो कंडक्टिंग का मतलब है, हमने जो कंडक्ट किया है सर्वे, तो ये किस चीज़ पर एम्फेसिस कर रहा है, कौन सा कॉग्निटिव फेज एम्फेसिस कर रहा है, ये आपको बताना है। अंडरस्टैंडिंग है, क्रिएटिंग है, अप्लाइंग है, रिमेंबरिंग है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास क्रिएटिंग। ये एक क्रिएट करना यानी कि कंडक्टिंग का मतलब ये है कि आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक अवेयरनेस दे रहे हैं, एक ग्रुप बनाया है आपने, अवेयरनेस ग्रुप बनाया है, क्रिएट करके लेके आए हैं कि आप जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। तो क्रिएटिंग इज द कॉग्निटिव प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा एसोसिएट करेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ हैविंग एक्शन वर्ब कंडक्टिंग। यानी कि कंडक्टिंग के साथ जो संज्ञानात्मक प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो रिलेट करेगी वो है हमारे पास बनाना यानी कि क्रिएटिंग। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। विज्ञान के शिक्षण में शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए clarifying the hard spot of the learner, B working on engaging the learner first, C encouraging learner to do group assessment, and D reading a science book। आंसर कीजिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप उसका आंसर कर सकते हैं, प्रीवियसली हमसे पूछा गया है, उसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। जुलाई के सेशन को वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पेडागोजी के इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये जो आपको सीटेट 2020 में हेल्प करेगा अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, पहले शिक्षार्थियों को उलझाने पर काम करना। क्या कह रहा है, स्ट्रेटेजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। ठीक है, तो वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट कि हमें क्या करना है, जो बच्चों को एंगेज करना है किस चीज़ के लिए, लर्न करने के लिए, किसी एक्टिविटी में एंगेज करके रखना है जिससे कि उनको हम साइंस सिखा सके। ओके, जो अब बिलो वाले जो ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें बोला गया रीडिंग अ साइंस बुक, इससे आप एंगेज नहीं कर सकते हैं। एनकरेज द लर्नर टू डू अ ग्रुप असेसमेंट, दूसरा बोला क्लेरिफाइंग हार्ड स्पॉट ऑफ द लर्नर, बी बोला गया वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स ग्रुप, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर, अभी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है इन्वॉल्विंग लर्नर इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। यानी कि अगर टीचिंग लर्निंग हमें करनी है साइंस की, तो बच्चों को अगर एंगेज करना है तो इसमें सबसे पहले हमें जो लर्नर्स हैं उन्हीं को इन्वॉल्व करना है। और लर्नर कैसे एंगेज होंगे, एक्टिविटी के माध्यम से, यानी कि कोई भी एक्टिविटी हम देंगे और डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स के साथ तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, और यही ऑप्शन नंबर बी हमें एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश के परावर्तन की अवधारणा पर सार्थक स्पष्टीकरण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए
chart showing the reflection of light. B, observation reflection of light on white paper screen by the learners and drawing conclusions. C, asking closed ended questions related to the concept. D, animated video on the concept. बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, ये हमें बताना है। बताए भाई क्या रहेगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देखिए बी इज द राइट आंसर रहेगा। ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ पेपर, वाइट पेपर स्क्रीन बाय लर्नर्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन, कि आप बच्चों को ये करके दिखाएंगे पूरी प्रोसेस जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको वाइट पेपर स्क्रीन पर लर्नर्स के द्वारा करके दिखाएंगे और उसके कंक्लूजन को भी बताएंगे बच्चों को कि इस तरीके की एक्टिविटी और इस तरीके की एक्सपेरिमेंट करने से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को का क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है जिससे कि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और चिल्ड्रन जो है उसको आराम से और इजी वे में प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सके। जो भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिगार्डिंग वाइट पेपर स्क्रीन पर आप करके दिखा रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर सके और उसको अपने माइंड में सेट कर सके। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। वाई आर द फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट इन साइंस? विज्ञान के क्षेत्र में दौरे के महत्वपूर्ण क्यों हैं? कहना है कि फील्ड ट्रिप्स जो होती हैं तो ये विज्ञान में कहाँ हमें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू कंडक्ट. B, it collect the information of the science. C, it developed habit of hard work among learners. D, it provide hands-on experience to the learner. I hope इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम फील्ड विजिट के बारे में कई क्वेश्चन प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। राइट आंसर है इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर। ये बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्रदान करता है या शिक्षार्थियों को अनुभव प्रदान करता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है फील्ड विजिट। और दूसरा ऑब्जर्वेशन भी जो होती है, अवलोकन जो होता है वो भी यहाँ से बढ़ता है बच्चे का, कि बच्चा ऑब्जर्वेशन पावर बच्चे की इंक्रीज होती है फील्ड विजिट्स के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज फॉर लर्निंग सेंटर्ड असेसमेंट? ये सीखने वाला अनुभव प्रदान करता है, क्या है ये आपको बताना है। पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट, जर्नल राइटिंग। तो इनमें से कौन सा टूल है जो लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट है, यानी कि छात्र पर केंद्रित असेसमेंट अवलोकन है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन बोलता है ए बी एंड डी, ए एंड सी, बी सी एंड डी, या फिर सी ओनली। बताइए क्या करेक्ट आंसर रहेगा लर्नर सेंटर असेसमेंट में। असेसमेंट का मतलब आकलन होता है, बच्चे पर आधारित आकलन के लिए कौन सा टूल बेहतर रहेगा? पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट या जर्नल राइटिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो बोलता है ए बी एंड डी। इसमें क्या है, पोर्टफोलियो भी होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी होता है, जर्नल राइटिंग भी होता है। पेपर पेंसिल टेस्ट क्या है, ये एक अचीवमेंट टेस्ट के और बताता है, निंदनात्मक अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बताता है, डायग्नोस्टिक नहीं, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में कि बच्चे ने कितना लर्न कर लिया है, तो वो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। बाकी इन सब विधियों द्वारा हम क्या करते हैं, लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ए बी एंड डी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम 10, जो हमारा लास्ट रहेगा। प्रीवियसली हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ नंबरिंग गलत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है असेसमेंट टीम इन साइंस मीन्स। विज्ञान में मूल्यांकन टीमिंग का अर्थ क्या होता है? असेसमेंट टीमिंग की बात की जा रही है यहाँ पर, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है साइंस के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट इज समेटिव असेसमेंट, बी इज सेल्फ असेसमेंट, सी इज टर्म असेसमेंट, या डी इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा जो टर्म पूछी गई है असेसमेंट टीमिंग, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं मूल्यांकन टीमिंग का अर्थ क्या है साइंस में? तो राइट आंसर है हमारे पास बी इज द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्लियर है भाई, इसको हम सेल्फ यानी कि आत्म मूल्यांकन बोला जाता है। असेसमेंट टीमिंग इन साइंस का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, अपना ही आकलन करना। सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। वेयर स्टूडेंट इवेल्युएट देयर ओन वर्क एंड लर्निंग प्रोसेस। क्या मतलब है कि जो बच्चे ने सीख लिया है, बच्चे अपने आप को ही इवेल्युएट करते हैं, अपने आप को ही मूल्यांकन करते हैं कि हमने कितना लर्न कर लिया है। जैसे आज आपके इस वीडियो लेक्चर में आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद
जिसके भी जितने भी क्वेश्चन सही गए हैं या रॉन्ग गए हैं तो बच्चा अपने आप को असेस करेगा, अच्छा 10 में से मेरे 6 क्वेश्चन सही गए हैं, 7 में क्वेश्चन सही गए हैं, तो वो अपने आप को दिखेगा कि मेरी साइंस में कितनी पेडागोजी में कितनी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये क्या कहला रहा है, आपका सेल्फ असेसमेंट कहला रहा है, यानी कि इसको मैं असेस नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं असेस करूँगा तो ये सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा। एज ए लर्नर, आप लर्नर है, इस चीज़ को आप खुद ही इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इसलिए सेल्फ असेसमेंट कहला रहा है, असेसमेंट टीमिंग इसको बोलते हैं साइंस में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो प्रीवियस हमने सीरीज से डिस्कस किए हैं। प्रीवियस सीटेट पेपर जुलाई 2019 को हमने डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आए तो यार शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करेंगे। मिलेंगे आपसे नए सेशन में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक